बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर अकेडमी। तो जी आज हम जिस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो पंजाब फूड डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर का पेपर है, जिसको पीपीएससी ने 2023 में कंडक्ट किया था। तो इस पेपर को शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को थोड़ा सा बता दूं जिन्होंने भी तैयारी स्टार्ट करनी है, जिन्होंने भी स्टार्ट लेना है, जिनको पीपीएससी के बारे में नहीं पता। देखें, पीपीएससी एक टेस्टिंग एजेंसी है। कोई भी पंजाब में गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट होता है तो पीपीएससी उस टेस्ट को लेता है। पीपीएससी बेसिकली गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट लेता है, गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाता है पंजाब में। ठीक है, तो इसका तरीका कार क्या होता है? देखें, पीपीएससी अखबार में एक इश्तिहार देता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर देखें, ये जो इश्तिहार है ये पीपीएससी ने जंग न्यूज़ में भी दिया था, ये उनकी वेबसाइट पे भी आया है। तो ये एक इश्तिहार है जिसमें के बारे में बताया गया है कि 100 सीटें जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आई हुई हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर की सीटें हैं 100, तो आप सब लोग इसमें अप्लाई कर लें। अब इसमें उन्होंने बताया गया है कि देखें 20 सीटें जो है लाहौर की हैं। ठीक है, इस तरह गुजरांवाला की 1 सीट है, सरगोदा की 4 सीटें हैं, फिर जो उन्होंने बताया कि साहिवाल की 2 सीटें हैं। तो आप सब लोग इसमें अप्लाई कर लें। तो इसमें उन्होंने बताया गया कि एजुकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास बीए बीएससी है या आपने बीएस किया, एमए किया, बीए किया या बीए 4 साल बीएस डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या इससे आगे भी डिग्री है, एमफिल है, तो फिर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर सी बात है वो फिर अब आ जाएगी, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही उन्होंने एज लिमिट के बारे में बता दिया। अब देखिए, उन्होंने बताया कि 30 साल जो मेल के लिए 30 साल लिमिट है और फीमेल के अगर आपकी 31 साल एज है और आप जो है वो मेल हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उन्होंने बताया गया यहाँ पे सिलेबस के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। अब सिलेबस जो है देखें, अब देखिए मैं एक और बात मैं इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगूंगा, आपने गौर से सुनिए। मैं जैसे ही देखिए हम प्रिपरेशन के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं तो मुझे मैसेज क्या आता है। अभी आपने भी देख ली, अगर आपने वीडियो ना सुनी ठीक से तो आपने मुझे यही मैसेज करना है। आपका मैसेज आता है जी मेरा सब्जेक्ट। क्या मैसेज आता है जी? मेरा सब्जेक्ट। हालांकि देखिए, पीपीएससी और एफपीएससी के थ्रू जितने भी टेस्ट होते हैं आपका सब्जेक्ट वहाँ पे कुछ भी नहीं है। 90 से 95% टेस्ट होते हैं, आपका सब्जेक्ट वहाँ मैटर ही नहीं करता। अब ये जो देखें इंस्पेक्टर की मिसाल के तौर पर, इंस्पेक्टर की जो सीटें आई हुई यहाँ पे जोलॉजी वाले भी अप्लाई करेंगे, जहाँ पे बीएस जिन्होंने किया है, जिन्होंने बीएस इंग्लिश किया है, जिन्होंने बीएस मैथ किया है, जिन्होंने बीएस उर्दू किया है, जिन्होंने बीएस इस्लामियात किया है, या फिर जिन्होंने बीएस केमिस्ट्री किया तो वो भी अप्लाई करेंगे। तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट आपके उस वक्त ही काम आना है अगर आपने लेक्चरशिप में जाना है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट आपको उस वक्त ही काम आना है अगर आपने लेक्चरशिप में जाना है। तो बेसिकली ये जो हमारा जो टेस्ट सेशन है ये लेक्चरशिप वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी टेस्ट होते हैं सभी के टेस्ट का पैटर्न पीपीएससी जो टेस्ट कंडक्ट कराता है तकरीबन 90 से 95% जो गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट होते हैं उनके टेस्ट का पैटर्न 1 पेपर होता है। और 1 पेपर क्या होता है? देखिए, 1 पेपर 100 एमसीक्यूज का पैटर्न है, जिसमें पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड पाकिस्तान अफेयर होता है, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन होता है, इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, इसमें उर्दू का पोर्शन होता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन होता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिएगा ये एक पैटर्न है। एक पेपर है, पास पेपर है, लेबर डिपार्टमेंट में 16वें ग्रेड का एक पेपर है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे करबला इस्लामियत का क्वेश्चन एमसीक्यू आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये फेडरल शरीयत कोर्ट है, ये जो है वो पाक स्टडी के वाले से क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह आप देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे कंप्यूटर का भी क्वेश्चन होगा, यहाँ पे उर्दू का भी क्वेश्चन होंगे। तो 100 एमसीक्यूज का एक पैटर्न होता है। पीपीएससी का सिलेबस क्या है, पीपीएससी का पैटर्न क्या होता है? 90 से 95% जो जॉब है उसका ये पैटर्न होता है। ठीक है, तो खुदा का वास्ता है ये जो मेरा सब्जेक्ट वाली रट है ना उसको छोड़ दीजिएगा। आपका सब्जेक्ट देखें, मैंने आपको बताया कि पीपीएससी में आपका सब्जेक्ट आपके काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसको काइंडली प्लीज़ मैं आपसे मेहनत करता हूँ आपको कि इस रट्टे को छोड़ दे कि जी मेरा सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, आप पहले सिलेबस तो देखा करें। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या काम है ना, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे अगर आपने इसकी तैयारी करनी है तो मैंने आपको बताया 90 से 95% पैटर्न ही यही होता है। ठीक है, सभी जॉब का पैटर्न ही यही होता है। आपका सब्जेक्ट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप पहले सिलेबस को समझें, फिर जो है वो अपने सब्जेक्ट को देखें। अपने सब्जेक्ट को छोड़ दें। अब सारी उम्र आपने अपना सब्जेक्ट कर ही तो लिया ना। हाँ, अगर आप लेक्चरशिप में जाना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी चंद एक ऐसी जॉब होती है जहाँ पे सिलेबस यहाँ पे मेंशन होता है। देखिए, लेक्चरशिप में जो है ये पैटर्न नहीं होता। लेक्चरशिप में 80% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में से होते हैं और 20% उसमें जो है वो 1 पेपर वाला पोर्शन होता है। तो अगर आप 20% के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चरशिप के लिए ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, ना ये टेस्ट सेशन लेक्चरशिप, किसी भी लेक्चरशिप की तैयारी लेक्चर के लिए ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो आपने पहले सिलेबस को समझना। पीपीएससी का सिलेबस ये होता है 1 पेपर, उसमें 90 से 95% जो टेस्ट होते हैं उसका यही पैटर्न होता है।
ठीक है। तो खुदा का वास्ता अब इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा, मेरा सब्जेक्ट वाली जो रट है, पहले सिलेबस को समझें, ठीक है। तो फिर जो आप इसकी जो एक प्रॉपर जो है उसकी आप तैयारी जो है वो स्टार्ट करें। अच्छा देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, ये देखिएगा, मैं एक चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ। ये वो पेपर हैं जो पीपीएससी ने 2023 में लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने महकमों के पेपर हैं। अब देखें यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट का पेपर है, यहाँ पे फिर जो है वो जूनियर कलर का पेपर है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, यहाँ पे देखें असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू का पेपर है, यहाँ पे अब देखें डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर का पेपर है, फूड इंस्पेक्टर का पेपर है, फूड ग्रेन सुपरवाइजर का पेपर है, ठीक है, ये ज़कात ऑफिसर का पेपर है, फिर जो कनाल पटवारी का टेस्ट है। तो देखिए इतने सारे महकमों का सभी का सेम टेस्ट है, सभी का सेम पैटर्न है, सभी का एक ही पैटर्न है, ठीक है। इसमें आपका सब्जेक्ट ये नहीं है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री के यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किए गए, यहाँ के आपका मैथ है तो मैथ के वही जो अमूमी तौर पे क्वेश्चन आते हैं मैथ के वही हैं, वो जो आपने बीएस वालों में पढ़ा वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अब इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपने एफएससी के पेपर दिए, ठीक है। अब कोई भी महकमा है, मिसाल को तो आपने एफएससी के पेपर दिए, वहाँ पे लाहौर बोर्ड लिखा है, वहाँ पे मुल्तान बोर्ड लिखा है, तो देखिए लाहौर बोर्ड और मुल्तान बोर्ड का पैटर्न तो सेम ही है ना, ठीक है ना। तो नीचे पैटर्न सेम है, आप ऊपर जो है वो कोई और चीज़, अब देखें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ऊपर क्या चीज़ लिखी हो सकती है। अब यहाँ पे असिस्टेंट लिखा हो, यहाँ पे इंटेलिजेंस ऑफिसर लिखा हो, यहाँ पे जो फूड इंस्पेक्टर लिखा हो, नीचे पैटर्न सेम ही होना है, पेपर सेम नहीं होना, पैटर्न सेम होना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि मैंने कि पीपीएससी का पैटर्न क्या होता है। तो ये देखें इतने सारे, ये जो इतने सारे टेस्ट हुए हैं देखिए पिछले 3-4 सालों में, ये देखिए भाई 4 साल सभी के टेस्ट का पैटर्न सेम है, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको इतने शिद्दत से इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए वो सब्जेक्ट वाले रट्टे को छोड़ दें अब, ठीक है। सब्जेक्ट वाला जो आपके इलेक्शन में काम आना है, अदरवाइज पीपीएससी में जितने 95% जॉब में वो उसका कोई अमल दखल नहीं है। तो हम डेली बेस पे जो टेस्ट लेंगे वो वन पेपर के पैटर्न के एन मुताबिक। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना आपको भूल ही गया, वो ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट जॉब जो आई हुई हैं किस महकमे में आई हुई हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया आपने इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक है जॉब्स अपडेट वाला, आपने इसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो डेली बेस पे जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है तो इसके फौरी तौर पर आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको फॉलो कर ले ताकि जो आपको गवर्नमेंट जॉब के हवाले से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो जी बिला तखीर हम आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बर्बर ट्राइब्स वर रेजिडेंट्स ऑफ, बर्बर कबाइल कहाँ के रहायशी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। देखें जिस तरह पंजाबी एक कौम है, जिस तरह सिंधी एक कौम है, जिस तरह बलूची एक कौम है, इसी तरह बर्बर भी एक कौम है, लेकिन ये नॉर्थ अफ्रीका में रहती है। ये पिसी हुई कौम है, ये मजलूम कौम है। मजलूम इसलिए है क्योंकि इन पर यूनानियों ने भी हुकूमत की है, इन पर अरबों ने भी हुकूमत की है, और अरबों और यूनानियों ने इनको नाम दिया है बर्बर का। बर्बर के मानी है जानवरों की तरह रहने वाले, क्या मानी है, जानवरों की तरह रहने वाले। तो अभी रिसेंटली बर्बर कबाइल ने अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया पे बुलंद किया, अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक शुरू की है। तो इसी वजह से पीपीएससी ने भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। तो बर्बर को इसका करेक्ट आंसर नॉर्थ अफ्रीका, तो बेसिकली ये नॉर्थ अफ्रीका के रहायशी हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, मजलिस इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मजलिस जो है वो किस पार्लियामेंट का नाम है, ये पार्लियामेंट ऑफ ईरान है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो सऊदी अरब की पार्लियामेंट का नाम भी मजलिस शूरा है, ठीक है। इसी तरह अजरबैजान की पार्लियामेंट के भी मेरे ख्याल मिली मजलिस उसका नेम है, तो यहाँ पे उनका नेम नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में से मजलिस ऑफ ईरान जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट ईरान की है। उसके बाद हम देखते हैं जी तीसरा क्वेश्चन है, द हिमालयाज, अल्पिस, एंडीज, रॉकीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ माउंटेन। तो बेसिकली ये माउंटेन रेंजेस हैं। देखिए मैंने माउंटेन रेंजेस के लेक्चर में शायद आपको बताया भी था। माउंटेन रेंज किसे कहते हैं, देखें एक पहाड़ी होती है। अब जैसे पहाड़, एक पहाड़, 5-6 पहाड़, 7-8 पहाड़ आपस में मिल जाएं तो वो एक माउंटेन रेंज बन जाता है, जिसे हम पहाड़ी सिलसिला भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालय जिस तरह आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान में, अल्पस यूरोप में वाक़ है, एंडीज जो है वो मेरे ख्याल ये अमेरिका में है, ठीक है। तो इसी तरह इन्होंने पूछा है कि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये किस तरह की माउंटेन है, ठीक है। तो ये जो है वो फोल्ड माउंटेन की एग्जाम्पल है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन कैसे बनती है, तो ये इसको फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये
अर्थ क्रस्ट की फोल्डिंग की वजह से ये माउंटेन रेंजेस बनती है। ठीक हो गया ना जी। उसके बाद क्वेश्चन है जी कि विच कंट्री ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2006। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने यूनाइटेड नेशन को 2006 में ज्वाइन किया। अब ये कंट्री है मोंटीनेग्रो। क्या है? मोंटीनेग्रो। मोंटीनेग्रो मेरे ख्याल इसका एब्रीविएशन है। तो ये कंट्री जो है वो इसने 2006 में सर्बिया से आज़ादी हासिल की थी। आज़ादी कैसे हासिल की थी कि एक रेफरेंडम करवाया गया था 2006 में, 21 मई 2006 में। तकरीबन 40% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि नहीं, हम अलग नहीं होना चाहते, और 55% ने कहा कि हम अलग होंगे। तो इस तरह ये अलग हो गया। 55% क्योंकि ज़्यादा लोग थे तो इन्होंने एक अलग कंट्री बना लिया, सर्बिया से अलग हो गए। तो 11 मई 2006 को ये इन्होंने फिर यूनाइटेड नेशन अलग हुए, तो फिर इन्होंने यूनाइटेड नेशन को 2006 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? तो जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि वन सेल थिक वेसल आर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर सी आना है। ठीक है। तो वन सेल थिक से मुराद ये है कि जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने। ठीक है। कैपिलरीज का बेसिकली काम ये है कि इसने सेल को ऑक्सीजन पहुंचानी होती है। ठीक है। तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज का कैपिलरीज काम करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हु बिकम्स द यंगेस्ट फीमेल एरोस्पेस इंजीनियर। एरोस्पेस इंजीनियर किसे कहते हैं? देखिए ऐसा कोई पर्सन जो स्पेस क्राफ्ट या एयरक्राफ्ट को बनाता है, उसको डिज़ाइन करता है या उसके आलात बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एरोस्पेस इंजीनियर। ऐसा पर्सन जो एयरक्राफ्ट को बनाता है, स्पेस क्राफ्ट को बनाता है या उसके आलात को बनाता है, उसको हम कहते हैं एरोस्पेस इंजीनियर। तो उन्होंने कहा कि कौन सी हु बिकम्स द यंगेस्ट फीमेल एरोस्पेस। ठीक है। फीमेल एरोस्पेस पाकिस्तान की जो वो यंगेस्ट कौन सी थी? तो वो थी अरूबा अफरीदी। ठीक है। अरूबा अफरीदी जो है वो पाकिस्तान की जो है वो यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच कंपाउंड इज द मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो शुगर आना है। शुगर क्यों आना है? हालांकि आपके जेहन में आएगा नहीं नमक है, नमक जो है वो फौरी, हालांकि ऐसा नहीं है। शुगर जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है विद द वाटर मॉलिक्यूल। अब जैसा कि आपको मालूम है शुगर भी पोलर है, वाटर भी पोलर है। तो ये जो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो साल्ट से भी ज़्यादा है। ठीक है। तो इसका शुगर इसका करेक्ट आंसर आना है। ये जो सी और डी है ये नॉन पोलर है, तो जाहिर सी बात है। तो हालांकि साल्ट भी वाटर में सोलेबल है, लेकिन जो है वो शुगर ज़्यादा सोलेबल है, क्योंकि जो है वो रीज़न ये है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। उसके बाद हम देखते हैं जी हु बिकम्स द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो इसका करेक्ट आंसर है अरीश फातिमा। ठीक है। मैंने यहाँ पे डिटेल भी लिखी हुई है, आप इसको भी रीड कीजिएगा। तो अरीश फातिमा जो है वो जब कोरोना आया तो कोरोना के दिनों में इसके वाले साहब ने देखा कि अरीश फातिमा जो है वो काफ़ी आईटी के मामलात में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। तो इन्होंने एक जो है वो एक ऑनलाइन जो है वो इम्तहान दिया था, वहाँ पे इन्होंने 831 नंबर लिए थे। तो इस तरह जो है वो यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई। ठीक है। तो अरीश फातिमा इनका मेरे ख्याल ताल्लुक कराची से था। इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा कि कराची से, मेरे ख्याल कराची से ही है। उसके बाद हम देख लेते हैं मोस्ट मेटल एट रूम टेम्परेचर आर इन द फॉर्म ऑफ। तो मेटल जो है वो उन्होंने पूछा है कि रूम टेम्परेचर पर किस हालत में होते हैं। तो आपको पता है कि वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है जी। सॉलिड की फॉर्म में क्यों होते हैं जी? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं जी विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान के साउथ में कौन सी माउंटेन रेंज है? तो ये कीथर है। कीथर रेंज जो है वो सिंध में दादू के मकाम पर इसकी जो ये रेंज इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो वाक़या है। ये रेंज वहाँ पे भी है। मैं वहाँ पे अच्छा जी। तो ये साउथ में आएगा। अब साउथ में क्यों आएगा? क्योंकि सिंध जो है वो साउथ की जानब पे है। ठीक है। तो कीथर रेंज जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो कीथर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग। ठीक है। डेमोग्राफी इज द, तो इसमें इसका बर्थ रेट, डेथ रेट, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। डेमोग्राफी बेसिकली हम कहते हैं जी बर्थ रेट को जो भी फैक्टर बर्थ रेट पे अफेक्ट करते हैं या डेथ रेट पे जितने भी फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, सभी की स्टडी को हम जो वो कहते हैं जी डेमोग्राफी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जी वाटरलू इज लोकेटेड इन। वाटरलू इज लोकेटेड इन, वाटरलू जो बेल्जियम में वाक़ है, ये
जगह क्यों मशहूर है, ये इसलिए ये मशहूर है क्योंकि इसी मुकाम पर, इसी शहर में जो फ्रांस के बादशाह थे नेपोलियन बोनापार्ट, जो उनकी अंग्रेज़ों के साथ आखिरी जंग हुई थी, और वो इस जंग में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो हार गए थे और वो कैदी बना लिए गए थे। अंग्रेज़ों ने फ्रांस के बादशाह को कैदी बना लिया था। तो फ्रांस के बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट बहुत मशहूर है। टीपू सुल्तान ने उनसे मदद मांगी थी, आपने पढ़ा होगा, पीपीएससी में क्वेश्चन भी आएगा कि ठीक है, तो क्वेश्चन ही आता रहता है। तो 1815 में ये जंग हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू। उसके बाद हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13 है द हेडक्वार्टर ऑफ फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो रमाला में है। ठीक है, इसके जो मेरा ख्याल अभी जो इसको हेड कर रहे हैं वो महमूद अब्बास है, जो 2004 से कर रहे हैं। उससे पहले 1969 से लेकर 2004 तक मेरा ख्याल यासर अरफात इसको हेड कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं जी, अल्पाइन ग्लेशियर इज आल्सो नाउन एज, अल्पाइन ग्लेशियर इज आल्सो नाउन एज वैली ग्लेशियर। अभी एक और मैं पेपर देख रहा था, उसमें क्वेश्चन आया था कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, कॉन्टिनेंट ग्लेशियर। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखें। वैली ग्लेशियर जो है वो ऐसा ग्लेशियर जो पहाड़ की साइड में बनता है, पहाड़ के अतराफ में बनता है, उसे हम कहते हैं जी अल्पाइन ग्लेशियर। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर ऐसा है कि जो ओपन लैंड पे बने। ठीक है, अब इनको वैली ग्लेशियर क्यों कहा जाता है कि पहाड़ की चोटी से जो साइड की जगह होती है वहाँ पे ये ग्लेशियर बना, तो फिर जो है वो जो भी ये नीचे जो वैली होती है वहाँ पे जो है वो इसकी ये पिघल के आ गया, ये जैसे भी ये करके वहाँ पे इसने सारी, तो इसलिए जो है वो इसको वैली ग्लेशियर भी कहते हैं। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन ऐसी मेरे ख्याल यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं जी, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज लोकेटेड एट। इसका एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, लेकिन अब इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कहा जाता है जी। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक सिटी है। ठीक है, तो उसके बाद हम ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जी, डैश इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक एट द पार्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वेदर। वेदर किसे कहते हैं जी, वेदर एक मुख्तसर दौरानिये के दौरान माहौल की तब्दीली है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम किसी को कॉल करते हैं जी लाहौर में मौसम कैसा है। ठीक है, तो इसकी मिसाल यही है। अब क्लाइमेट किसे कहते हैं जी, ठीक है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अक्सर औकात जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने नीचे भी बयान किया है। क्लाइमेट कहते हैं जी, मिसाल के तौर पर हम लॉन्ग टर्म वेदर की बात करें, लॉन्ग टर्म मौसम की बात करें, कि जिस तरह देखें सिबी में बहुत गर्म मौसम होता है, जिस तरह हमारा यूरोप का जो टेम्परेचर है वो हमसे डिफरेंट है। तो हम लॉन्ग टर्म की बात करें, एक सदी की बात करें, ठीक है, तो उसको हम एक सदी के मौसम की बात करें या किसी स्पेसिफिक रीजन में वहाँ के वेदर की बात करें, तो उसको हम कहते हैं जी क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज स्नो कैप माउंटेन। ठीक है, स्नो कैप माउंटेन जो है वो किस प्लैनेट में है, तो इसका प्लूटो इसका करेक्ट आंसर है जी। लेकिन ये स्नो कैप माउंटेन क्यों है, हालांकि ये स्नो नहीं है, ये मीथेन है। ठीक है, तो ये मीथेन की वजह से आपको इस तरह का शो होता है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जी, द सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सियाचिन की जंग हुई थी, तो वो कब हुई थी, तो वो 1984 में हुई थी। पाकिस्तान ये जंग हार गया था। ठीक है, तो इंडिया ने बहुत बड़ा इलाका इंडिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद हम जनरल ज़िया के दौर में ये पाकिस्तान जंग हारा था। उसके बाद हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं जी, द टोटल लंग कैपेसिटी इज अबाउट। तो ये 6 लीटर आना है। तो जो लंग जो है वो हमारे वो 6 लीटर तक जो है वो एयर को अब्जॉर्ब कर सकते हैं जी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, इंडिया अनाउंस न्यू कश्मीर डोमिसाइल लॉ। ठीक है, तो इंडिया ने 1 अप्रैल 2020 को न्यू डोमिसाइल एक्ट जो है वो नाफज किया था। इसके मुताबिक अगर कोई बंदा 15 साल से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा है तो वो वहाँ का रिहायशी तस्वर होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि उससे पहले इंडिया ने 1 साल पहले 2019 में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया था। आर्टिकल 370 जो है वो कश्मीर की एक इंडिपेंडेंट हैसियत थी, तो हालांकि वो इंडिपेंडेंट भी नहीं थी,
तो इंडिया के कंट्रोल में पहले भी था, लेकिन वो उन्होंने कानूनी जो एक रुकावट थी उसे भी खत्म कर दिया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, हाउ मैनी ज्यूज किल्ड इन अ वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार दूसरी जंग अजीम में कितने यहूदी जो मारे गए, तो ये 5.7 मिलियन जो यहूदी मारे गए। इस अमल को होलोकास्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मुगल एरा पीरियड, ठीक है। मुगल बादशाहों का जो दुरानिया था वो कितना था, तो वो था जी 1526 से लेकर 1857 तक। 1526 में सबसे पहले जो इनके बाबर थे, उन्होंने जो वो लोधियों पे अटैक किया था। उसके बाद जो है वो सबसे आखिरी जो बादशाह, तो सबसे आखिरी जो मुगलों के बादशाह थे उसका नाम था बहादुर शाह जफर। उसके बाद हम देखते हैं जी सीट्स रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम इन नेशनल असेंबली। तो आपको पता है नॉन मुस्लिम जो है वो उनके लिए सीटें मुख्तसर कर दी जाती हैं, तो अगर वो इलेक्शन ना भी लड़े तो वो भी जो है वो मेंबर एक तरीकाकार से मुंतखब हो जाते हैं। तो उसकी 10 सीटें रखी गई हैं। द स्टार इन अ पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट नॉलेज विजडम करेज, तो ये इसका ऑल ऑफ दीज इसका आना है। मस्जिद वजीर खान आपको पता है कि लाहौर में वाक़ है, इसको शाहजहां के दौरे हुकूमत में बनाया गया था, जो मुगल बादशाह थे। उसके बाद हम देखते हैं विच फेमस कश्मीरी लीडर डाइड इन सितंबर 2021। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सैयद अली शाह गिलानी। तो ये तो अपनी सारी उम्र पाकिस्तानियों को पुकारते रहे आज़ादी के लिए, ठीक है, पाक फौज को पुकारते रहे। उसके बाद हम देखते हैं जी 27वां क्वेश्चन है, कालाबाग डैम इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। तो कालाबाग डैम अभी बना नहीं है, तो ये सोचा गया कि इसको बनाना है, मियाँ वाली का एक इलाका है वहाँ पे, तो ये पंजाब इसका करेक्ट आंसर आएगा जी। उसके बाद हम देखते हैं जी तो कालाबाग डैम बनता क्यों नहीं जी, ये सिंधी मुखालफत करते हैं, ठीक है, बलोची करते हैं, उनका बनता भी है करना, क्योंकि सारा इससे कालाबाग डैम बनने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब को होगा, बाकी सभी सूबों को ज़ाहिर सी बात है इसका नुकसान ही होना है। तो उसके बाद क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि एक तो सिंध में आपको पता है कि जिस तरह हम कोशिश करते हैं कि इंडिया में डैम ना बने क्योंकि उससे हमारा पानी रुकेगा, तो इस तरह सिंध का पानी भी रुकेगा, ठीक है। तो ये सारे मामला होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। तो आपको जैसा कि हमने बात की कि बाबर ने लोधियों पर अटैक किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर फिर जाहिर सी बात बाबर ही आएगा, ठीक है। 1526 में इन्होंने जो है वो लोधियों से ही लोधी डायनेस्टी को ख़त्म किया था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, हाउ मैनी टाइम डिड महमूद गजनी अटैक। तो महमूद गजनी ने इंडिया पर 17 बार अटैक किया था, ठीक है। तो ये इनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान के शहर गजनी से था। इंडिया के एक वज़ीर आज़म गुजरे हैं जवाहरलाल नेहरू, तो वो अफगानिस्तान गए तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे गजनी लेके चलो। तो अफगानी ने पूछा आपने गजनी क्यों जाना है, तो उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर एक बंदे ने तोड़े थे बहुत सारे, तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो जालिम कहाँ पे रहता। तो वो फिर कहता मैं गया उधर, तो मैं काफ़ी देर तक शहर को देखता रहा, तो सोमनाथ का मंदिर जो है वो महमूद गजनी ने तोड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं जी विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो ये चकोर है। उसके बाद हम देखते हैं जी दैट उसने पूछा कि कॉपर गोल्ड सिल्वर के ज़खायर जो कहाँ पे है, तो ये शेंदिक में बलूचिस्तान का एक सिटी है चागी, तो ये वहाँ पे शेंदिक का एक इलाका, उसका इलाका है शेंदिक, तो वहाँ पे ये वाक़ है। उसके बाद हम देखते हैं जी हु साइन द अटलांटिक चार्टर इन अगस्त 1941 को। तो ये देखें ये साइन हुआ था फ्रैंकलिन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और वाटसन चर्चिल जो कि यूके के प्रेसिडेंट थे, तो उन दोनों के दरमियान ये चार्टर जो वो साइन हुआ था, अटलांटिक चार्टर जिसे कहते हैं। ये किस लिए था, तो आपको पता है कि उस वक्त 1939 से लेकर 1945 तक दूसरी जंग अज़ीम हो रही थी, तो उन दोनों ने ये इसलिए साइन किया था ताकि वार के बाद हमने उन चीज़ों को देखा गया था किस तरह हमने सभी कंट्रीज़ ने जंगों से बचना है, किस तरह जो है वो हमने एक दूसरे की कंट्रीज़ की आवाम का जो हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है ताकि जंगों से बचा जा सके, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, द अक्यूरेंसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट इन 16-बिट वर्ड ऑफ कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 6 डिजिट आएगा जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, द सिटी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर टाइग्रिस। तो ये बगदाद आएगा जी। आपको पता दरिया दजला, ठीक है, दरिया दजला के किनारे पे बगदाद शहर वाक़ है, दजला और फरात पे, ठीक है। दरिया दजला और फरात ये दोनों इराक में वाक़ हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो टाइग्रिस आना है, ठीक है। तो
बगदाद जो है वो दजरा दरिया के किनारे पे वाक़ है। उसके बाद हम देखते हैं हु वाज द फर्स्ट मलाइशियन प्रेसिडेंट हु वर्कड फॉर द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। तो टंकू अब्दुल रहमान आएगा, तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद हम देखते हैं जी हाउ मैनी बिट्स आर इन वन बाइट। तो आपने याद रखना है कि 8 बिट्स होते हैं एक बाइट में। और एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वन निबल में कितने बाइट्स होते हैं? तो वन निबल में 4 बाइट्स होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन पाकिस्तान। तो ये 65 साल है। इससे पहले 63 साल हुआ करती थी, ठीक है। इससे पहले 63 साल हुआ करती थी, सॉरी 62 साल हुआ करती थी, लेकिन जब परवेज मुशर्रफ का दौर था तो उन्होंने अपने हामी एक जज था उसकी मुद्दत को बढ़ा दिया। मुद्दत को बढ़ाने के लिए उसने कानून ही चेंज कर दिया। जिस तरह अब भी हमारे फौजी जर्नल जो है वो कानून को बूटों तले रोनते हैं, कानून जो है उनके लिए कानून कुछ है ही नहीं। परवेज मुशर्रफ कहता था कि कानून एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह आज भी हमारे जो फौजी हुक्मरान है वही समझते हैं कि कानून जो है वो कागज का एक टुकड़ा है, कानून सिर्फ गरीबों के लिए, ठीक है। जिस तरह फ्रांस में वो सारा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी उबेडो एंड पोडो वर्दा। तो ये देखें उबेडो क्या है, इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। पोलिटिकल, दूसरा ये है पॉलिटिकल ऑफिसर या ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। तो ये किसने, ये कानून कौन लाया था? तो ये अयूब खान लाया था। क्यों लाया था जी? ताकि सियासतदानों को नाअहल किया जा सके, सियासतदानों को इलेक्शन लड़ने से रोका जा सके। तो ये बहुत वो पावरफुल बंदा था। पावरफुल तो इस तरह था कि उसने मुल्क पे कब्जा कर लिया था, जो मशरकी और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम को पता नहीं चलने दिया। पाकिस्तानी कौम से यही समझती रही है तो हमारा हुक्मरान है, हालांकि वो हुक्मरान नहीं था, उसने कब्जा कर लिया था बगावत करके। तो इस तरह जो उन्होंने सियासतदानों को नाअहल करने के लिए ये कानून बनाए, जिस तरह आज भी हमारे जर्नल सियासतदानों को नाअहल करते हैं। नवाज शरीफ को उन्होंने नाअहल किया, उन्होंने इमरान खान को नाअहल किया, ठीक है, चाहे वो अदालतों के जरिए उन्होंने नाअहल करवाया, आपको पता है सारा। उसके बाद हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिशिंग इन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सन 1600 में इस्टेब्लिश की गई, तो ये तजारत की गर्ज से ब्रिटिश अंग्रेज़ों की कंपनी थी, ठीक है। लेकिन एक वक्त बाद में ऐसा आया कि इस कंपनी के पास 2,50,000 फौजी थे, ठीक है। तो इन्होंने, इसी कंपनी ने इंडिया पर कब्जा कर लिया। तो इसके पास 2,50,000 फौजी थे, जो कि अंग्रेज़ों के फौजियों से भी ज़्यादा थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वाइसरॉय थे। आखिरी वाइसरॉय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये क्वेश्चन भी आता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर, राजा डोगरा परचेज कश्मीर इन विच ईयर। तो 1946 में इन्होंने खरीदा था। किससे खरीदा था जी? अंग्रेज़ों से खरीदा था। अंग्रेज़ों ने 7.5 मिलियन में कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया था। कश्मीर गुलाब सिंह को 7.5 मिलियन में बेच दिया था। ये लंबी कहानी है। तो क्यों बेचा था? दरअसल ऐसा था कि 1839 के बाद जब रंजीत सिंह की वफात हो जाती है तो अंग्रेज़ों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद उन्होंने, अब देखें, गुलाब सिंह जो था वो कश्मीर का राजा था। तो इस कब्जे में गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो इसी जो वफादारी को देखते हुए अंग्रेज़ों ने फिर जो एक लंबी कहानी, बाद में हमें इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो क्या किया अंग्रेज़ों ने, फिर 7.5 मिलियन में गुलाब सिंह को ये बेच दी। उसके बाद हम खैबर इज़ द पास है। पास किसे कहते हैं? पास दो पहाड़ों के दरमियान एक गुजरगाह होती है। कोई भी पहाड़ है वो रास्ते में कोई रुकावट बनता है ना, तो फिर दो पहाड़ों के दरमियान एक खाली जगह बन जाती है, उसे हम पास कहते हैं जी। उसके बाद हम देखें महमूद गजनवी या गजनी अटैक इंडिया इन विच सेंचुरी। तो ये देखें, ये 11वीं सेंचुरी में इसने अटैक किया था। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, ये अफगान के गजनी के नाम से इसका मंसूब है। उसके बाद हम देखते हैं जी विच सिटी इज। तो ये देखें, ये गंदारा तहजीब का जो हेडक्वार्टर है वो टेक्सला है। टेक्सला आपको पता है रावलपिंडी का एक सिटी है, ठीक है। उसके बहुत ये पुरानी तहजीबों में से टेक्सला हो गया है, ठीक है, फिर हड़प्पा हो गया, बहुत पुरानी यहाँ की तहजीब है। उसके बाद हम देखते हैं जी द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर्स। आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स भी आती हैं, जिस तरह आपको पता है, ठीक है। तो ये सारी, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं जी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसने पूछा है जी कौन सा जो इसमें ऑप्शन है वो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में नहीं है। तो ये हम वर्ड खोलते हैं जी। तो इधर मैं प्रेस करता हूँ जी
F7 इसकी की है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को निकालने की। जैसे ही हम इसको जिसमें देखें एडिट वाला इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें इग्नोर भी है, ठीक है। तो इसमें एडिट वाला इसका करेक्ट आंसर एडिट आएगा जी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर किधर चला गया जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं जी। विच प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अच्छा देखिए 2006 में ना प्लूटो आपको पता है कि पहले हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका हिस्सा था, उसको निकाल दिया गया। इसको क्यों निकाला गया? तो 3 रूल साइंसदानों ने बनाए थे। एक ये कि कोई भी जो सैयारा है वो गोल होना चाहिए, दूसरा एक वो सूरज के चक्कर लगाना चाहिए उसका, तीसरा ये कि वो इतनी उसकी जो क्या कहते हैं जो कशिश शक्ल है वो इतनी होनी चाहिए कि आसपास की चीज़ों को अपनी जान वो खींच सके। लेकिन वो तीसरा रूल ये फॉलो नहीं करता था, तो इसलिए जो इसको इस से निकाल दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारे साइंसदान अब भी इस बात से एग्री नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं विच इज अ शॉर्टकट की टू यूज द सेव अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो Ctrl+S इसकी की है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं जी। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर Ctrl+C आना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं जी। ये मिसाल के तौर पर ये सिलेक्ट मैंने कॉपी की है, Ctrl+C को दबाया तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये कॉपी हो गया। अब हम इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। ये चीज़ जो है यहाँ पे, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर हम 51 को देखते हैं जी। आई एम श्योर आई हैव मीट योर ब्रदर बिफोर, ठीक है। उसने पूछा बिफोर क्या चीज़ है, तो इसमें उन्होंने पूछा बिफोर क्या है। बिफोर वर्ब है, एडवर्ब है, तो क्या चीज बिफोर जो एडवर्ब है, एडवर्ब किसी का एडवर्ब आपको पता है कि कोई भी अमल कब कैसे और कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये अगर कोई जो बयान करता है, ठीक है, तो ये क्या है ना जी, बिफोर ये एडवर्ब है जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं जी। व्हाट इज द लाइट पेन। तो लाइट पेन जो है वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। अब लाइट पेन का अच्छा देखें, लाइट पेन जो है वो एक डिवाइस है जो सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है। इसकी मदद से हम स्क्रीन पर जो है वो चार्ट्स बना सकते हैं, पिक्चर्स ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडीएम टर्न कोड। तो इसका जो गद्दार आएगा जी, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद एंटोनिम ऑफ क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स कहते हैं जी अरूज को, ठीक है। तो इसका फिर एंटोनिम क्या आएगा? इसका एंटोनिम आएगा, बॉटम एक मीम भी चलती है काफी सारी, आपने देखो, क्लाइमैक्स भी बाकी है, ठीक है। तो इसका अरूज कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी मीगर का एंटोनिम पूछा, तो ये मीगर कहते हैं जी मामूली को, ठीक है। तो इसका जो फिर क्या बनेगा एंटोनिम, इसका एंटोनिम बनेगा जी लार्ज। उसके बाद हम देखते हैं जी फाइंड द मिसिंग टर्म। अब इसको जी एक तरीका तो मैंने बयान कर दिया, यहाँ पे मैं भूल गया, वो भी चलो बेहतर था मैं यहाँ पे हल कर देता। तो ये मैंने सॉल्व किया। दूसरा तरीका इसमें ये है कि आप 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 24 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1.5 मल्टीप्लाई बाय से 36 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। तो एक तरीका इसका ये भी है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं जी। तो 57 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है जी कि टिल इज अ विच पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। टिल उन्होंने पूछा है, तो टिल जो है वो कंजक्शन है। कंजक्शन जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, कंजक्शन जो है वो सेंटेंस के 2 पार्ट्स को कनेक्ट करता है, को कनेक्ट करता है, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है जी। उनका चेंज द वॉइस ऑफ हुम डिड द रिच हेल्प, ठीक है। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में आने वाले में मैं आपके साथ ग्रामर के लिए अलग से वीडियो शुरू करूंगा, जिसमें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सभी इंशाल्लाह ताला वो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो इसमें उन्होंने पूछा, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो बी आएगा। तो इसमें जब सेंटेंस चेंज किया गया, ठीक है, तो किस तरह हम जब सेंटेंस चेंज करना है, ठीक है, तो सभी रूल होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को किस तरह जो वो कनेक्ट करना है पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो यही इसमें किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन 57th क्वेश्चन है कि ही इज राइटिंग अ बुक। अब अगर कोई कंटिन्यूस का टेंस हो तो उसमें सेंटेंस चेंज नहीं होता। कोई भी अगर कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो उसमें सेंटेंस चेंज नहीं होता। अब देखें, अब इसका हमने पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या होगा, ही इज राइटिंग अ बुक। तो हम क्या करेंगे, तो हम इज के आगे बीइंग लगा देंगे। क्या करेंगे, ओनली बीइंग लगाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो रूल है वो उसके मुताबिक लगाएंगे, लेकिन सेंटेंस जो है वो चेंज नहीं होगा,
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अ बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो उसके बाद हम देखते हैं जी, उसने नरेशन के बारे में पूछा गया। अब 58th क्वेश्चन है, ही साइड आई हैव अ न्यू कार। तो ये एक लंबी चौड़ी वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा, इसमें नहीं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसी क्वेश्चन के हवाले में बताऊंगा। तो अब देखें, अगर ये जो कॉमे से लगे हुए हैं, अगर इसके बाहर वाली जो स्टेटमेंट है वो माजी होगी, वो क्या होगी, माजी होगी, तो अंदर वाला जो सेंटेंस है वो चेंज होगा। वो क्या होगा, वो चेंज होगा। अगर यहाँ पे हाल है, फेल हाल है या फेल मुस्तकबिल है, तो अंदर सेंटेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अंदर सेंटेंस जो वही रहेगा। अब यहाँ पे माजी है तो अंदर सेंटेंस क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो सेंटेंस जो है वो अगर यहाँ पे माजी है तो अंदर भी माजी आएगा। कॉमों के अंदर भी ये जो कॉमे से लगे यहाँ पे माजी, यहाँ पे भी माजी आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा माजी का सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ पे माजी का सेंटेंस है, फेल माजी है, तो इधर भी फेल माजी होना चाहिए। ठीक है, अगर इधर फेल हाल है या मुस्तकबिल है तो अंदर जो है वो हमने सेंटेंस चेंज नहीं करना, अंदर इसी के अकॉर्डिंग रहने देना। ठीक हो गया ना जी। तो अब हम देखते हैं जी, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जी, ही सेड दैट ही हैड अ न्यू कार। तो फिर हमने क्या किया, हमने सेंटेंस को चेंज किया। ठीक है, हमने क्या कर दिया जी, सेंटेंस को चेंज कर दिया जी। उसके बाद हम देखते हैं जी 59th क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, मैं चले इधर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये देखिए, एक ट्राइंगल मैं बनाता हूं, ये क्या बन गई, मादर के साथ। अब माउस से ठीक नहीं बन रही, तो आपने चले जैसा भी हो आपने इसको बर्दाश्त कर लेना। ठीक होगा ना जी। अब ये जो इसकी साइड है ना, ये क्या है जी, ये जो सबसे बड़ी है ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, ये है हमारी जी राइट एंगल ट्राइंगल है जी। तो जो कि मैं इसको खत्म कर लूं, तो अब राइट एंगल ट्राइंगल को जो मालूम करने का जो उन्होंने बताया गया, तो इसके बारे में बताया गया है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये वाली साइड इसका जो स्क्वायर होगा ना वो इसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक हो गया ना जी। तो मैं इसे खत्म कर दूं। अच्छा जी, तो जैसा कि अब देखें, तो उसने कहा कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि उसने कहा कि जिसमें नॉट अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इसमें सभी पे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, ठीक हो गया ना जी। तो ये जो पहला जो है ना, ये देखें, ये वाली दो साइडें जो है, ये छोटी दो साइडें इस बड़ी साइड के इक्वल है, बड़ी साइड के इक्वल है। तो उसने पूछा कि नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, उसने कहा कि इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया ना जी। बाकी साइडें भी मैंने करके दिखी हैं, तो उसमें क्या हुआ, वो सभी साइडें जो है वो क्या है, किधर चला गया जी, अच्छा जी। तो ये बाकी साइडें सभी इक्वल हैं। ये देखें, ये छोटी दो साइडें बड़ी साइड की इक्वल है, ये भी छोटी दो साइडें बड़ी साइड की इक्वल आ रही हैं। तो ये जो छोटी दो साइडें थी वो बड़ी साइड के एंगल के इक्वल नहीं आ रही थी। तो मैं आपको समझाने की खातिर ये कह रहा हूँ। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक हो गया ना, मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 61 में इसका भी मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो 4 को अगर हम 3 मरतबा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 64 बनता है। तो इसका उस हिसाब से जो है वो फिर इसका लेना हमने। ठीक है, रूट लिया, तो फिर क्या हुआ जी, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये 7 इसका जवाब आ गया। ठीक हो गया ना जी। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में उन्होंने पूछा कि इसका, अब देखें, ये जहाँ पे जो अशारिया लगा हुआ ना, इसके नीचे हम क्या करेंगे, 1 डालेंगे। इसके नीचे हम 1 डालेंगे और फिर क्या होगा, ये जो इसके नीचे 0 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लगाया, किधर गया जी हमारा, ये जी, ये इसके नीचे इशारे के नीचे हमने 1 लिखा जी, और 0 के नीचे 0 लगा दिया, 2 के नीचे 7 के नीचे भी 0 लगा दिया, और 5 के नीचे भी 0 लगा दिया। ठीक हो गया ना जी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब हमारा जो इशारिया वो ख़त्म हो जाएगा जैसे हम ये काम करेंगे।
तो इस तरह हमने इसको क्या करना है जी, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये माउस से ठीक नहीं बन रहा है, ये ना कि मुझे लिखना नहीं, ये माउस है। अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ जी, ये देखिएगा ये आ गया, तो फिर 131/40 आ गया। तो फिर हमने क्या किया, 40 को डिवाइड किया तो ये जवाब आएगा। ठीक है, 40 को जब हम इस पर डिवाइड कर देंगे तो ये जवाब आएगी। तो इस हिसाब से हमारा बी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक हो गया ना जी। तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ जी, गन समझ गया। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं जी, उसने पूछा है जी, मीनिंग पूछा है टू ऐड अ फ्यूल टू फायर, तो इसका जलती पर तेल छिड़कना। ठीक है, तो ये मैंने नीचे बताया। उसके बाद हम देखते हैं जी, लेनिन प्राइज किसे मिला था, ये रशियन एक अवार्ड है। तो पाकिस्तानी जो शायर थे हबीब जालब, उन्हें मिला था। हबीब जालब जो है वो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बयान किया नीचे। एम्बिशियस, ठीक है, एम्बिशियस का मतलब होता है अनक्लियर, तो इससे एंटोनिम पूछा है तो इसका क्लियरिटी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, तो इसका 65 का हेड फिनिशड आएगा। ठीक हो गया ना, क्योंकि पास की बात हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं जी, एन वर्ड फॉर पोर्स एंड कॉन्स। पोर्स एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदे और नुकसान। तो उस हिसाब से इसका ए करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। स्टोर्ड, ये यहाँ पे विन्स पे यहाँ पे खाली जगह थी, तो ये मैं से ठीक कर दूंगा जो हमारा पीडीएफ होगा। ये एक कहावत है। ठीक है, ये कहावत है अंग्रेजी, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी, चेंज द नरेशन। फिर से वो क्वेश्चन आ गया जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा जी, तो इसका हमने चेंज करना है, नरेशन इसका हमने चेंज करना है। ही सेड दैट आई माइट अचीव माई गोल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा तो वो ए आएगा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं जी, हु वाज द फर्स्ट डेवलप बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम को सबसे पहले किसने डेवलप किया था, तो उमर खयूम थे, जो कि पर्शियन जिस साइंसदान थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी, फिर जो है फिर से वो क्वेश्चन आ गया नरेशन वाला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो फिर से गौर से सुनिएगा। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि अगर ये जो कौमे लगे हुए हैं, ये कौमे लगे हुए हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। इससे कि बाहर वाली इबारत है, यहाँ पे अगर माजी होगा, फेल माजी होगा, तो अंदर सेंटेंस चेंज होगा। अंदर क्या होगा, अंदर सेंटेंस चेंज होगा, लेकिन वो होगा माजी। ठीक होगा ना, अंदर फिर हमने सेंटेंस को चेंज करना है। अगर यहाँ पे फेल हाल है या फेल मुस्तकबल है, तो फिर हमने सेंटेंस को आगे चेंज नहीं करना। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूस का मतलब फ्यूचर का कोई आ जाता है या हाल का आ जाता है, तो फिर हमने अंदर जो सेंटेंस चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे माजी है तो हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। ठीक, तो इस हिसाब से ही सेड दैट बाय गॉड ही वाज नॉट किल्ड। ठीक है, तो उस सेंटेंस के हिसाब से हमने इसके किया, क्या किया, हमने इसका सेंटेंस जो है वो पास्ट में कर दिया। क्या कर दिया, पास्ट कंटिन्यूस, हमने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया, क्योंकि जो बाहर वाली स्टेटमेंट है वहां पे माजी आ गया। उसके बाद हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 71 है, हु इज द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो ये आपको पता है कि जहीर अहमद बाबर हैं जो करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं, आपने इसको देख लिया करना। उसके बाद हम देखते हैं जी, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 15 ईयर if a 10 year ago father is 9 times as the age of son। तो उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जो फादर की एज थी वो 10 साल पहले फादर की जो उम्र थी ना, वो बच्चे से 9 गुना ज्यादा थी, 9 गुना ज्यादा थी। तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो यहाँ पे हमने फादर को देख लिया, यहाँ पे हमने सन, फादर की जो हमें पता है कि 9x, जो हमें इतना मालूम है कि 9 गुना ज्यादा उम्र है बच्चे से, इतना मालूम है ना, तो हमने 9x तस्वर कर लिया, सन को हमने x तस्वर कर लिया। अब देखिए हमने यहाँ पे 10 इसमें ऐड क्यों किया है, 10 हमने इसलिए ऐड किया है कि 9 साल पहले की बात हो रही है, 9 साल, हम 9 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो आज जो है वो फादर 10 साल बड़ा है, आज फादर जो 10, उस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने 10 यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि 10 साल गुजर चुके हैं। ठीक हो गया ना जी, तो हमने, अच्छा जी, तो हमने 10 यहाँ पे ऐड किया, तो उधर जो है 10 साल बच्चे में भी हमने ऐड कर दिया। ठीक हो गया ना, तो अब इस हिसाब से देखिए वो सारा हम करेंगे, तो उसको क्या बनेगा जी, इधर जो है वो 3 इसका जो है वो मतलब ये है कि ये सारा हिसाब से बच्चे की जो
मतलब बनेगी, फादर की एज बनेगी वो 37 साल बनेगी। ठीक हो गया ना जी? ठीक हो गया ना जी? तो उसके बाद हम देखते हैं जी, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6th एंड 7th टर्म। तो ठीक है, क्या होगा, एन की जगह पे हम 6 और 7th पुट करेंगे, तो फिर जो है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक हो गया ना? तो उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर एन ईयर। तो ये इसका फार्मूला ही है, तो बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। दिस इज द गिवन फार्मूला। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं जी, रॉबर्ट बर्नसन इन्वेंटेड। तो रॉबर्ट बर्नसन ने क्या जो इजाद किया था, उन्होंने बेंसन बर्नर को इजाद किया था। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जर्गन फॉर बग। तो हम इसे ग्लिच कहते हैं। ग्लिच क्या है? ग्लिच एक मुख्तसर दौरानी एक वक्त के लिए रहने वाला सिस्टम में एक फॉल्ट है। सिस्टम में एक फॉल्ट है जो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, तो उसे ग्लिच कहते हैं। उसके बाद अमेरिका की कितनी रियासतें हैं? तो अमेरिका की जो है वो 50 रियासतें। ठीक है, रियासतों से हमारा सूबे, या आप सूबे से सफर कर लें, अमेरिका के 50 सूबे। उसके बाद हम देखते हैं अ प्लेस वेयर लेदर इज टन। लेदर को जो वो कहाँ पे, तो ये टनरी जो है वो उसे कहते हैं जी। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर, हजरत इब्राहिम कहाँ पैदा हुए। तो हजरत इब्राहिम जो वो इराक में पैदा हुए। उसके बाद हम देखते हैं जी, हजरत प्रॉफिट जो है वो फिरौन का जो दौर था, तो फिरौन के मतलब फिरौन की बादशाहत के दौरान फिरौन के जब मजालम हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने कौन सा पैगंबर भेजा था? तो वो हजरत मूसा अलैहि सलाम थे। उसके बाद हम देखते हैं जी, डीएनए पॉलीमरेज किसने डिस्कवर किया था? तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है। एंजाइम है, आपको पता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज करता है, कैटालाइज करता है। तो अच्छा जी, एंजाइम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। उसके बाद हम देखते हैं तौरात किस मजहब की किताब है? तो ये यहूदियों की किताब है। जादू और मोजजात में फर्क बताने वाले कौन से फरिश्ते हैं? तो हारूत और मारूत है। बहुत मरतबा ये क्वेश्चन पूछा गया, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम देखते हैं जी, हदीस की रोशनी में हम साइज से अच्छे तल्कात होना किसकी निशानी है? तो ईमान की निशानी है। हज़रत आदम को सजदा करना फजीलत साबित करता है। ठीक है, तो ये तमाम मखलूक़ात से, ठीक है, हज़रत आदम को ही क्यों सजदा करना? तो अल्लाह ताला ने बताना था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी कि दीन से फिर जाने वाले को क्या करते हैं? अगर कोई बंदा एक मरतबा मुसलमान हो जाता है, काफिर से मुसलमान होता है, लेकिन वो बाद में मजहब अपना फिर से चेंज कर ले, तो उसको जो कत्ल करना फर्ज हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं मुर्तद। ठीक है, तो ये इस्लाम का हिस्सा। उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर, ज़रबुल मिसल का इंतखाब कीजिए। तो ज़रबुल मिसल इसमें नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। दियार इश्क में मकाम पैदा कर, मेरे ख्याल मैट्रिक या इंटर में भी ये नज़म थी, तो ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। असदुल्ला खान का गालब, तो ये आपको पता है, ये तो पता ही होगा आपको, असद खान के साथ ही गालब में, जैसा कि मेरे मुंह से निकल गया, तो गालब उसका लक़ब है। उसके बाद हम देखते हैं जी, खतूत का इमाम किसको कहा जाता है? तो मिर्जा गालिब को कहा जाता है जी। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं इसमें ज़र्फ, क्वेश्चन उसने पूछा है जी, इसमें ज़र्फ, ये मेरे से इधर में शो नहीं हो रहा ठीक से क्वेश्चन। अच्छा चले, मैं इधर से देख लेता हूँ। अच्छा जी, तो क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन ही नहीं मेरी तरफ से शो हो रहा है। चले खैर, ये इधर कोई टाइपिंग में इशू ज़रूर है। तो काइंडली 2-3 क्वेश्चन रह गए, उर्दू का मैंने एक्सप्लेन नीचे किया, तो इसको काइंडली आपने देख लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा पेपर आपको समझ आ गया। कल इंशाल्लाह ताला नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपने इसको तैयार कर लेना है, हमारा रात को इसका टेस्ट होना है।